वेलकम। वो महज एक थप्पड़ नहीं ताज़ियाना था जिसके सुर्ख निशान सांवल के चेहरे पर ही नहीं बल्कि इसके एहसास की पुश्त पर भी ज़ब्त होकर रह गए थे। सांवल की समाअतों के नाजुक पर्दों में हर वक्त उस थप्पड़ की गूंज सुनाई देती थी। वो कूचा यार से बेआबरू और बददिल होकर निकला था। इसकी मोहब्बत का ताजमहल महज एक लम्हे में ज़मीन बोस हो गया था। ऐसी बातें कब छुपती हैं भला, चुनाचे ये वाक़या भी तश्ते अज़बाम और ज़बाने ज़दे आम होता चला गया। सांवल वापस अपनी झोंपड़ियों के पास पहुंचा तो वहां एक अफरा तफरी का आलम था। कितार दर कितार गधा रेड़ियां खड़ी थी और तमाम बंजारे इस पर सामान रख रहे थे। बख्शू भी हिजरत के इस अमल में मसरूफ था। जमीन के कुशादा सीने ने भी इसकी झोंपड़ी बर्दाश्त नहीं की थी। बख्शू ने बदिक्कते तमाम अपनी बूढ़ी हड्डियों को तकलीफ देकर सारा सामान रेड़ी पर रख लिया था। हम कहाँ जा रहे हैं अब्बा? सांवल बख्शू के पास पहुंचकर मुस्तफसिर हुआ। दीगर बंजारे, मर्दो, खवातीन, यहाँ तक के बच्चे भी इसके इस सवाल पर इस तहजिया अंदाज में मुस्कुराने लगे। ताहम किसी ने कोई बात नहीं की। कोई मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? सांवल दोबारा बोला। आखिर ऐसी भी क्या क्यामत आ गई कि सब ने अचानक सामान बांधकर तैयारी पकड़ ली है? क्यामत आई तो नहीं मगर आ सकती है, बख्शू बोला। हम तूफान से पहले सामान समेट रहे हैं। कैसा तूफान? मुझे खुलकर बताओ अब्बा, सांवल ने मुतफक्किर होते हुए कहा। मैं बताती हूँ, ये तारो थी जो अचानक ही वारद हो गई थी। तुमने आज जो इज्जत कमाई है इसके बाद यहाँ पुलिस आएगी और सबको एक ही सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहती हो तुम? सांवल जुज बजुज होते हुए बोला। हाँ, जैसे तो तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। अमीरा बेगम की बेटी से थप्पड़ खाकर आए हो और सवाल हमसे कर रहे हो, तारो तनक कर बोली। ये सब झूठ है, सांवल फौरन बोला। किसी ने अफवाह फैलाई है। देख सांवले, जो हुआ सब ने सुन लिया है, बख्शू बोला। अब बात पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। तुम नहीं जानते अमीरा बेगम किस मुसीबत का नाम है। वो हमारा जीना हराम कर देगी, इसलिए हम सब यहाँ से जा रहे। तो ये खबर तुमने फैलाई है? सांवल तारों पर बरस पड़ा। तुम अपनी भड़ास निकाल रही हो, मुझे सब मालूम है। इस तरह बेर नहीं कमाए जाते, ना ही कौवों चीलों की दुआओं से भैंसें मरती हैं। सांवले, तुम बात का गलत मतलब ले रहे हो। किसी से भी पूछ लो, ये बात गांव भर में फैल चुकी है। मुझे भी बासु ने बताया, उसने किसी लड़के का नाम लिया। ये कैसे हो सकता है? मुझसे पहले ये खबर यहाँ कैसे पहुँच गई? सांवल अपनी बात पर बजिद था। शुक्र करो बात ही पहुंची है, अमीरा बेगम या पुलिस नहीं पहुंची। बख्शू इसे कोसते हुए बोला। अब जल्दी निकलो यहाँ से वरना बहुत बड़े अजाब में फंस जाएंगे। तुम लोग जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा, सांवल जमीन पर बैठते हुए बोला। देखा तुमने चाचा, बख्शू तारो बोली। ये इश्क का भूत है, आसानी से नहीं उतरेगा। हाँ, नहीं उतरेगा। तुम कौन होती हो मेरे मुआमले पर धान बुनने वाली? सांवल उसे घूरने लगा। ओए सांवले, ना कर यार, उठ मेरे साथ चल। कम अज कम मेरी बूढ़ी हड्डियों का ही ख्याल कर ले। बूढ़े बाप की मिन्नत समाजत सुनकर सांवल को बादिले नखास्ता उठना पड़ा। तारो उसे फातिहाना नजरों से देख रही थी। कुछ देर बाद खाना बदोशों का ये काफिला रवाना हो चुका था। वो कई दिनों तक महवे सफर रहे। जब कहीं रात पड़ती तो वहीं रुक जाते। दिन निकलते ही सफर दोबारा शुरू हो जाता। वो अमीरा बेगम की रियासतपुर से बहुत दूर निकल जाना चाहते थे। बिल आखिर कई दिनों बाद उन्होंने एक दूर दराज मकाम पर डेरे डाल दिए। तब कहीं जाकर इन्हें ढारस हुई कि अब वो अमीरा बेगम के अताब से महफूज हैं, मगर ये उनकी महज खाम ख्याली और खुश फहमी थी। कबूतर के आंखें बंद कर लेने से बिल्ली को नजर आना बंद नहीं होता, बल्कि कबूतर की अपनी गर्दन ही दबोच ली जाती है। ये उनकी हिजरत के 3 हफ्ते बाद की बात है। सांवल को माही का रोग घुन की तरह अंदर से चाट रहा था। सांवल ने खाना पीना, अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। वो यूं ही इधर उधर दीवाना वार भटकता रहता था। जहाँ रात होती वहीं खाक पर सो जाता। इसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। तारो, यहाँ से रियासतपुर कितना दूर है? एक दिन सांवल ने इस्तिफसार किया। अब वो इसकी बात समझने लगी थी। सांवले, भूल क्यों नहीं जाता तुम्हारी और इसकी रियासत को? तारो नरमी से बोली। क्या ये इतना ही आसान है तारो? सांवल ने उल्टा इससे सवाल कर दिया। मैं जानती हूँ नहीं है, मगर तुमने खेलने के लिए चांद की तमन्ना कर दी है। मैंने चांद मांगा नहीं था तारो, मैंने तो बस उसे देखते और देखते रहने की ख्वाहिश की थी। वो ख्वाहिश नहीं, दीवानगी थी। दीवानगी तो अब भी है, सांवल जमीन पर लकीरें बनाते हुए बोला। तुम तो कहते थे कि माही तुमसे मोहब्बत करती है, तारो बोली। वो तो अब भी करती है। अब भी तुम ये कह रहे हो? ये मैं नहीं, मेरा दिल कह रहा है। दिल तो पागल है, पागल ही तो सच बोलते हैं। तुम नहीं समझोगे सांवले, मगर तुम तो समझ गई हो। इसीलिए तो समझ गई हूँ, तारो एक आह भर कर बोली।
किस लिए? सामल मुस्तफसिर हुआ। इसलिए कि तुम भी समझ जाओ। क्या समझ जाऊं? यही कि जो चीज नसीब में ना हो वो नहीं मिलती। मगर हमें कैसे मालूम हो सकता है कि हमारे नसीब में क्या है और क्या नहीं? मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकती। तो हार मान लो, सामल बोला। वो तो कब की मान ली है। फिर तारो चुप साध कर उसे देखती रही और सामल जमीन पर उल्टी सीधी लकीरें बनाकर गहरी सोच में मुस्तगरक रहा। कई लम्हों बाद सामल गोया हुआ, तुमने बताया नहीं कि रियासतपुर कितनी दूर है? तारो उसका हाथ पकड़कर सहलाते हुए बोली, सामले तुम जानते ही हो, हम वहां से 1 हफ्ते में यहाँ पहुंचे थे। अब खुद ही अंदाजा लगा लो। मगर हम तो गधा रेडियों पर आए थे, सामल मासूमियत से बोला। तो अब क्या वहाँ जहाज पर जाओगे? तुम अब भी मेरा मजाक बना रही हो। नहीं, मजाक तो मैं खुद बन गई हूँ, तारो तड़प कर बोली। मुझे मुआफ कर देना तारो, सामल जमीन से उठते हुए बोला। तुमने देर कर दी। और माही ने जल्दी की, तारो बोली। कैसी जल्दी? सामल रुकते हुए बोला। तुम्हें छोड़ देने की। सामल कुछ नहीं बोला, बस सर झुकाए किसी सम्मत का तयन किए बगैर आगे बढ़ता चला गया। दूर खड़े बख्शू की आंखों में नमकीन मोती चमक रहे थे। उसी लम्हे दूर से धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी बर्क रफ्तारी से उनके करीब आती जा रही थी। सामल ने बिला इरादा उधर देखा मगर तवज्जो नहीं दी। वो अपनी धुन में मगन उसी जानिब बढ़ता रहा जिधर से गाड़ियां आ रही थी। कुछ देर बाद एक स्याह लैंड क्रूजर उसके सामने पहुंच गई। इसके ब्रेक चरचाए और वो एक झटके से रुक गई। आनन फानन दरवाजे खुले और 4 मुसल्लह अफराद छलांगे मारकर नीचे उतरे। सामल आगे बढ़ता हुआ ठटक कर रुक गया। लैंड क्रूजर के अकब में एक पुलिस मोबाइल भी खड़ी नजर आ रही थी। इससे पहले कि सामल कुछ समझता या संभलता, फ्रंट सीट से एक खूबरू नौजवान इसे घूरता हुआ इसके पास पहुंचा और कोई बात किए बगैर एक जन्नाटेदार थप्पड़ सामल के गाल पर रसीद कर दिया। सामल इस गैर मुतवक्के थप्पड़ के लिए तैयार नहीं था। लड़खड़ा कर नीचे गिरा। एकदम वो 4 मुसल्लह अफराद सामल पर टूट पड़े और उसे रुई की तरह धुनक के रख दिया। रुक जाओ, नौजवान आगे बढ़ते हुए बोला। वो एक लम्हे में साकिन हो गए। वो दोबारा इसके पास पहुंचा और फंकार कर बोला, तुम मुझे नहीं जानते मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम फकीर भिखारी की औलाद, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई माही का हाथ थामने की? 3 हफ्तों बाद माही का नाम सुनकर सामल पथरा कर रह गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि रियासतपुर की रानी अमीरा बेगम उस पर इतने दिनों बाद हमला करवाएगी। अगर तुम माही की वजह से मुझ पर जुल्म कर रहे हो तो मैं हर जुल्म सहने के लिए तैयार हूँ, सामल बुलंद आवाज में बोला। तुम्हारी ये औकात कमीने भिखारी, नौजवान इस पर झपटते हुए बोला। रुक जाओ अहमद जमाल, दफअतन एक नुस्वानी आवाज गूंजी और वो आगे बढ़ता हुआ फौरन रुक गया। इसी लम्हे एक दराज कामत औरत इसकी जानिब बढ़ती नजर आई। वो इसके रोब दबदबे और सख्त मिजाजी से अच्छी तरह वाकिफ था। वो रियासतपुर की अमीरा बेगम और उसके साथ खड़ा हुआ खूबरू नौजवान मलक जमाल का बेटा अहमद जमाल था। अमीरा बेगम एक शाने बेनियाजी और तनतने के साथ चलती हुई आई और जमीन पर पड़े उसके गर्द आलूद वजूद को तहकीर से देखते हुए बोली, तुम नहीं जानते भिखारी की औलाद के तुमने क्या जुर्रत की है। वो बोली तो वफूदे गैस से उसकी आवाज कांप रही थी। वो एक खूबसूरत और बावकार औरत थी मगर इस वक्त गुस्से की शिद्दत से उसके नकूश मस्ख हो रहे थे। इसने इंतहाई कीमती, बेशकीमत और नफीस तरीन स्याह सूट पर गर्म शाल ओढ़ रखी थी। इसके पाँव में कीमती और कामदार खुस्सा था। इसकी कलाइयों में सोने के कंगन भी खनक खनक कर इजहार नाराजी कर रहे थे। तुम समझते थे अमीरा बेगम के गजब से बच जाओगे? इसने भी एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ते हुए कहा। वो उलट कर दूसरी सम्मत जा गिरा। यही वो लम्हा था जब खाना बदोशों का हुजूम सैलाब की तरह उमड़ पड़ा था। सबसे आगे बख्शू और तारो थे और उनके हाथों में रंगीन दस्तों वाली तेजदार कुल्हाड़ियां नजर आ रही थी। वो तादाद में 25-30 अफराद के लगभग थे। इनमें नौजवान, जवान, बूढ़े, बच्चे और औरतें भी शामिल थी। बिलाशुबा वो मरने मारने पर कमर बस्ता थे। रुक जाओ रियासतपुर की अमीरा बेगम, ये तारो थी जो बादल की तरह गरजी थी और बरसने को भी तैयार थी। ये सब तुम्हारी बेटी के करतूत है। तुम इसकी सजा एक गरीब फकीर को कैसे दे सकती हो? डरो अल्लाह के कहर से। कौन है ये बदतमीज लड़की? अमीरा बेगम चिंगाड़ कर बोली। इसे नहीं मालूम कि बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है? तुम जैसे बड़ों से ऐसे ही बात की जाती है, तारो बोली। इतने लाओ लश्कर के साथ तुम एक निहत्ते और गरीब इंसान पर कैसे जुल्म ढा रही हो? अपनी जबान को लगाम दे बदतमीज औरत, अहमद जमाल चिंगाड़ता हुआ उसकी जानिब लपका। इसका इरादा उस पर तशद्दुद करने का था। उसी लम्हे अकब से सामल ने उसकी पिंडी पर जोर से ठोकर मारी। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और इसका चेहरा गर्द से अट गया। दूसरे ही लम्हे
शोर मचाते हुए खाना बदोश कुल्हाड़ियां लहराते हुए उनकी तरफ भाग गए। अमीरा बेगम को इस सूरत हाल ने फिक्रमंद कर दिया। बेशक इनके पास जदीद असलहा और तरबियत याफ्ता आदमी थे, मगर बिखरे हुए मजमे से लड़ना बिलाशुबा खतरनाक साबित हो सकता था। अब मुश्तइल हुजूम को रोकना इनके बस में नहीं रहा था। इससे पेशतर के कुल्हाड़ियों की चमकती हुई तेज धारें सुर्ख लहू से रंगीन होती, अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी और आगे बढ़ता हुआ मुश्तइल मजमा एकदम साकित हो गया। वो सब सामल की तरफ देख रहे थे जो जमीन पर हाथ टिकाकर उठ रहा था। किसने चलाई है गोली? बख्शू ने लर्जीदा लहजे में कहा। और किसको लगी है? ओए मेरे सांवले कहाँ हो? पुलिस ने चलाई है गोली। ये पुलिस वर्दी में मलबूस एक उधेड़ उम्र आदमी था। इसके कंधे पर 3 सितारे बता रहे थे कि वो SHO के ओहदे पर फाइज है। उसके नकूश खुरदरे और चेहरे की रंगत झुलसी हुई थी। वो अमीरा बेगम के साथ आया था और इसके इशारे पर अब मुतहर्रिक हो गया था। क्या नाम है इस मुलजिम का? इसने सांवल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इसका नाम सांवल है, अहमद जमाल बोला। अब अगर किसी ने हरकत की या कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं बेदरेग सांवल के सीने में गोली उतार दूंगा। इसने गोया ऐलान किया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, बख्शू बोला। हमने भी दुनिया देखी है। तुमने दुनिया देख ली है और अब अगर चाहते हो कि ये लड़का भी दुनिया देख ले तो बीच में कोई भी ना आए, SHO बोला। कोई बीच में क्यों ना आए? ये लावारिस नहीं है, तारो कड़क कर बोली। हम शहर शहर घूमते हैं, इतना तो हमें भी मालूम है कि पुलिस मनमानी नहीं कर सकती, मगर ये मुजरिम है। इसने अमीरा बेगम की मासूम बेटी को वरगलाया और उसे भगाकर ले जाने की कोशिश की। वो बदस्तूर इस पर पिस्तौल ताने हुए बोला। अमीरा बेगम, आपकी बेटी वाकई में मासूम है, आप उसे खुद बदनाम कर रही हो। सामल बोला। तुम मुझे कानून कायदे मत पढ़ाओ और हमारा गाँव यहाँ से सैकड़ों मील दूर है। वो बोली। माही तो क्या, वहाँ के किसी एक फर्द को भी मालूम नहीं कि हम इस तरफ आए हैं, लिहाजा बदनामी का तो सवाल ही नहीं उठता। अमीरा बेगम, क्या चाहती हो मेरे बच्चे से? बख्शू आगे बढ़ते हुए बोला। जज्बात में कोई ऐसी गलती मत करो कि बाद में तुम लोगों को पछताना पड़े। तुम धमकी दे रहे हो, वो भी पुलिस के सामने, SHO बोला। इस पर भी दफा लग सकती है। तुम्हारे हाथ में लाठी है, इसका ये मतलब नहीं कि भैंस भी तुम्हारी है। कोई कानून कायदा भी होता है। सामल बोला। जमाने के सरद गरम ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। एक वो लाठी भी है जो नजर नहीं आती, वो अल्लाह की बे आवाज लाठी है, उसके कहर से डरो। उर्दू नावल टीवी के प्यारे नाजरीन, सामल की दास्तान का बकिया और आखिरी हिस्सा अगली वीडियो में। मजीद अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह फरमाएं। थैंक यू।